दोस्तों, धान की फसल से बम्पर पैदावार लेने के लिए धान में हमें पहले खाद के रूप में कौन कौन सी खादों को डालना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है वो शुरुआती अवस्था से अच्छी ग्रोथ लेकर के चलें। उसमें कल्लों की संख्या किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कल्लों की संख्या अच्छी आएगी किसान भाइयों, तो हमारा जो धान का पौधा है वो अच्छा विकसित होकर के हमको उससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पैदावार मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा किसान साथियों, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए जो है धान की खेती संबंधित, गन्ने की खेती संबंधित या अन्य खेती संबंधित छोटी बड़ी जानकारी लाते रहते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में पहले खाद के रूप में हमको उन्हीं पोषक तत्वों को अपने धान की फसल में डालना चाहिए जिसकी आवश्यकता किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में हमको अपने धान की फसल में होती है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं कि उनको जानकारी का अभाव होता है और वो बहुत सारे उर्वरक जो है शुरुआती अवस्था में दोस्तों धान पहले खाद के रूप में डाल देते हैं, जिससे किसान भाइयों उनको फ़ायदा होने के बजाय काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसे में किसान भाइयों हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धान की फसल की रोपाई के समय पर हमने कौन कौन से पोषक तत्वों को अपने धान की फसल में डाला था। दोस्तों, अगर आपने अपने धान की फसल में रोपाई के समय पर सिर्फ डीएपी डाली थी, उसके अतिरिक्त किसान भाइयों किसी भी खाद को नहीं डाला था या फिर उसके साथ आपने नाइट्रोजन का उपयोग किया था, तो किसान भाइयों सबसे पहले खाद आप लोगों को जो इस्तेमाल करना है वह करना है धान की रोपाई के लगभग 20 दिन के बाद में जिंक सल्फेट। अगर किसान भाइयों रोपाई के समय पर आपने जिंक सल्फेट नहीं डाला था, वैसे डालना भी नहीं चाहिए क्योंकि डीएपी डालेंगे तो जिंक सल्फेट नहीं डालेगा। जिंक सल्फेट आप 20 दिन के बाद ही डालें, जिससे धान का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनका जो हरापन है दोस्तों वो हरा भरापन हमेशा बना रहता है। जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, पत्तियाँ अधिक चौड़ी रहती हैं। जिंक डालने से दोस्तों हमारी धान की जो पैदावार होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों हमारी धान की फसल के जड़ों के विकास के लिए, उसके ओवरऑल संपूर्ण विकास के लिए दोस्तों जिंक सल्फेट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। और इससे किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल होती है उसमें खैरा नामक रोग भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तो पहले खाद के रूप में किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट का उपयोग जरूर करना चाहिए। उसके बाद में किसान भाइयों जब आपकी धान की फसल जो है 25 से 30 दिन के अंदर की हो जाए, इस समय पर किसान भाइयों आपको दूसरी खाद के रूप में इस्तेमाल करना है यूरिया का। यूरिया में किसान भाइयों नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, जिसको डालने के बाद में किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उसमें कल्लों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। हमारी जो धान की ग्रोथ होती है किसान भाइयों वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ दोस्तों बढ़ना शुरू कर देती है। तो किसान भाइयों जब धान की फसल 30 से लेकर के 40 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर धान की फसल में किसान भाइयों कल्लों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस समय पर किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। उसके लिए आपको नाइट्रोजन डालना है। नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों आपको लगभग 30 से लेकर के 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इतनी यूरिया किसान भाइयों पर्याप्त है हमारी धान की फसल के लिए। इसको अगर आप इस समय पर डालेंगे किसान भाइयों पहले खाद के रूप में, तो आपकी धान की फसल में किसान भाइयों जो कल्लों की संख्या होगी वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। साथ ही किसान भाइयों हमारी जो धान की बढ़वार होगी दोस्तों वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ होना शुरू कर देगी और हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों वो शुरुआती अवस्था से लहलाती हुई चलेगी। इसके बाद किसान भाइयों अगर आपने धान की फसल की रोपाई के समय पर पोटाश नहीं डाला था अपने धान की फसल में, तो दोस्तों धान रोपाई के लगभग 15 से लेकर के 20 दिन के बाद में किसान भाइयों आपको एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी जरूर उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इसकी मात्रा आपको लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और इसका छिड़काव किसान भाइयों आपको करना चाहिए। किसान भाइयों जो एमओपी पोटाश होता है उसका जो काम होता है दोस्तों वो शुरुआती अवस्था से लेकर के किसान भाइयों धान की फसल में बालियाँ बनने तक बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि किसान भाइयों जब हमारी धान की फसल होती है उसको शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों पोटाश की आवश्यकता होती है। और आगे चलकर के किसान भाई जो हमारी धान की फसल में जब बालियाँ बनती है उसमें जो दाने का भरा होता है, तो दाने में जो चमक आती है, तो जो दाने का भरा होता है दोस्तों वो मोटे वजनदार और इसके साथ साथ चमकदार दाने का भरा होता है किसान भाइयों। और दोस्तों हमारे जो खेत का टेम्परेचर है साथियों वो भी पोटाश डालने के बाद किसान भाइयों नॉर्मल बना रहता है, ठंडक बनाए रखता है। तो शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों पहले खाद के रूप में आपको पोटाश भी जरूर से जरूर डालना चाहिए। इसका भी रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बढ़िया और इसके साथ साथ बहुत ही शानदार हमारी धान की फसल में देखा गया है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों आपको जो है वही चीज़ आपको डालने की ज़रूरत पड़ेगी जो यानी कि जिस चीज़ का आपके खेतों में जो पोषक तत्वों की कमी हो उसी को डालें, यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आपको लग रही है धान की फसल में सिर्फ उसी को डालें। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी फिजूल खर्ची आपकी धान की फसल में नहीं करना है। जितना मैंने बताया यानी कि आपको जिंक सल्फेट जो है 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़, प्लस इसके साथ आपको यूरिया ले लेना है, प्लस इसके साथ आपको जो लगे कि आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी उसको ले सकते हैं या फिर अन्य कोई कीटनाशक भी ले सकते हैं दोस्तों।
जैसे कि रीजेंट अल्ट्रा हो गया 4 किलोग्राम प्रति एकड़, या फिर 0.3% वाला रीजेंट हो गया वो 0.3% वाला 6 किलोग्राम प्रति एकड़। यानी कि इतनी चीज़ों का आप अपने धान की फसल में शुरुआती समय में उपयोग कर लेंगे और पोटाश का उपयोग कर लेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़, तो आपको ज़्यादा कुछ फिर खास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी धान की फसल में। इसके साथ साथ पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा, अच्छी खासी उपज मिलेगी, बढ़वार देखने को मिलेगी, कलोक फुटाव देखने को मिलेगा, जड़ों का विकास मिलेगा, यानी कि एक संपूर्ण विकास धान की फसल में देखने को मिलेगा। तो यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं धान की फसल में, तो आप इन चीज़ों को जरूर उपयोग करें। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।